चैप्टर 1, 2 का सेकंड लेक्चर लेते हैं। हमने आइसोटोप्स तक कल पढ़ लिया था और अभी हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर से शुरू करेंगे। अब इस पेज नंबर 6 पे हैं हम, जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, और उसके साथ पेज 20 जो है इसके सोल्यूशन का, वो दोनों पैरेलल आपको नज़र आ रहे हैं। देखो, मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसके एज एन इंट्रोडक्शन कुछ मेन पॉइंट्स देख लो। टाइप्स हैं इसकी मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। तो एक तो ये बात कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बोल रहे हैं उसको पहले, और बाद में मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोल रहे हैं, कोई फ़र्क है इसमें? तो एक पॉइंट उसका मेंशन कर दिया कि फ़र्क ये है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यूजेस फोटोग्राफिक प्लेट टू डिटेक्ट आयंस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ था उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बजाय जो रीड आउट सिस्टम था हमारा, वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पे डिपेंड करता था। जैसे एक्सरे करते हैं किसी का, तो शीट्स पे जैसे हम रिजल्ट्स लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर का क्या सिंपल, अगर इन शॉर्ट इसका प्रिंसिपल हम जो ज़रूरत है हमें वो बात करें। देखिए, तो सबसे पहले when charged particles move through a magnetic field, they travel in a curved path, heavy ions are deflected the least, lighter ions the most। यानी कि हमने किसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मकसद क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मकसद है, इसके ज़रिए से हम किसी का मैस फाइंड करते हैं। जब हम किसी सब्सटेंस का मैस फाइंड करते हैं इसके ज़रिए से, तो हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर आइसोटोप्स की तादाद कितनी है, 1, उसके रिलेटिव अबंडेंस कितनी किसी आइसोटोप की, 2, और इसके तो आइसोटोप्स हैं या नहीं हैं, आइसोटोप्स की तादाद क्या है, उन आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो क्या है, और उन आइसोटोप्स का मैस क्या है। तो ये 3 बातें हैं जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें पता चलती हैं, मैस का, आइसोटोप्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स का, और उन आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस का। वर्किंग में देखो, जो इसके पॉइंट्स हमने ज़हन में रखने हैं रिगार्डिंग द MCQs, तो इसमें वर्किंग में सबसे पहले इसका वेपराइजेशन चैम्बर है। वेपराइजेशन चैम्बर वो पार्ट है जहाँ पे हमने उस सैंपल को इंट्रोड्यूस करना होता है जिसका मैस फाइंड करना है। तो वेपराइजेशन चैम्बर में हम किसी को गैसियस स्टेट में लेते हैं, अगर वो गैस नहीं है तो हीट करके गैस वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ये इसका प्रेशर जो है 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर होता है, लो प्रेशर रखते हैं यहाँ पे। और इसमें बता दिया कि गैसेस, लिक्विड्स, वोलेटाइल सॉलिड्स, लेस वोलेटाइल सॉलिड। तो ये इसमें गैस, लिक्विड और वोलेटाइल सॉलिड्स तो ऐसे रख लेते हैं इसमें। और जो लेस वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं उनके बाद ये करते हैं कि पहले हीट करते हैं, वेपर्स में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें वेपराइजेशन चैम्बर में जाते हैं। तो लिक्विड और वोलेटाइल सॉलिड्स तो आसानी से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और ये लो प्रेशर वगैरह क्यों रखते हैं, इसकी रीज़न भी बता दी। पेज 6 पे हम हैं वेपराइजेशन चैम्बर में। और उसकी आयंस आर रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। तो एक तो जो आयंस हमने यहाँ पे बनाने हैं इन वेपर्स के, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सो देयर स्टडी इज़ कंडक्टेड इन वैक्यूम, लिहाजा उनको हम वैक्यूम में स्टडी करते हैं, लो प्रेशर पे स्टडी करते हैं। वेपराइजेशन चैम्बर से नेक्स्ट पार्ट इसका आयनाइजेशन चैम्बर है। आयनाइजेशन चैम्बर में जो इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन पर बम्बार्डमेंट करते हैं, इन पर बम्बार्ड किए जाते हैं, उनकी एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। और आमतौर पे इस रेंज में ही ली जाती है एनर्जी, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि उसमें से हम एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, या ओकेजनली कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हम उन वेपर्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं उनकी एनर्जी इस रेंज में रखते हैं कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर सकें। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो ये जो पॉजिटिव आइंस बन जाएंगे मॉलिक्यूलर आइंस कहलाएंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर आइंस जब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से, तो कैटाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो वो जो यहाँ पे बन जाएंगे आइंस, तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आगे ड्रैग करने के लिए, आगे ले जाने के लिए रीड आउट सिस्टम तक, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये इसमें ये 500 से 2000 वोल्ट्स ये इसकी रेंज होती है, इसको हम वेरी कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन पॉजिटिव आइंस में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, उनमें हरकत पैदा करती है, उनको आगे धकेल के लेके जाती है। यानी उसके सामने एक नेगेटिव प्लेट रख देते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो जाली होती है एक
और परफोरेटेड होती है, उसमें से कुछ उससे टकरा के वहीं रुक जाते हैं, कुछ उस जाली में से पास होके आगे चले जाते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद एक्सेलरेशन क्रिएट करना पॉजिटिव आइंस की। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उसका मकसद मेन ये है कि इन आइंस को एक दूसरे से सेपरेट करना है, जो पॉजिटिव आइंस बने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किसी एलिमेंट के अंदर तमाम एटम एक ही मैस वाले हैं या मुख्तलिफ मैस वाले हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आइंस को उनके मैस की बेस पर सेपरेट करेगी, और ये मैस की बेस पे सेपरेट कर देगी। जिसका मैस ज़्यादा होगा वो कम डिफ्लेक्ट होगा, जो हल्का होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा मुड़ जाएगा, तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। फिर आइन कलेक्टर है जहाँ पे वो आइन जाके टकराएंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस एम्पलीफायर है जो उस करंट को एम्पलीफाई करेगा, और रिकॉर्डर उस करंट को रिकॉर्ड कर लेगा और करंट को रिकॉर्ड कर लेगा। फिर ये सारा प्रोसेस कार्बन 12 आइसोटोप के साथ भी किया जाता है, उसके भी पॉजिटिव आयन फॉर्म किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कर किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं। जब कार्बन 12 जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके पॉजिटिव आयन जब करंट प्रोड्यूस करते हैं उस करंट को नोट कर लेते हैं। जब उस करंट को नोट कर लेते हैं तो इसको एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ये करता है कि मैस को, करंट को मैस में तब्दील कर सकता है बाय डिफरेंट एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स, कुछ कैलकुलेशंस करके। तो ये जब कार्बन 12 के करंट को मैस में तब्दील करता है तो ये उसे रीड करता है एस 12, यानी ये हमने फिक्स किया है, ये हमने इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किया है कि जब ये कार्बन 12 के करंट को मैस में तब्दील करेगा तो ये उसे रीड करेगा एस 12, और फिर ये उस कार्बन 12 पॉजिटिव आयन के करंट को किसी और एटम के पॉजिटिव आयन के करंट से कंपेयर कर लेगा, और जब कंपेयर करेगा तो कंपेयर करके फिर हमें बता देगा कि इसका मैस कितना उस कार्बन 12 से ज़्यादा है या कम है। तो बेसिकली ये कार्बन 12 का करंट, और जब उसका पॉजिटिव आयन आयन कलेक्टर पर टकराएंगे और जो सैंपल है जैसे नियॉन है उसके पॉजिटिव आयन जब टकराएंगे, दोनों के करंट्स को कंपेयर करेगा। कार्बन के करंट को तो 12 पड़ेगा, और जितना फिर उस पॉजिटिव आयन का करंट उससे ज़्यादा या कम है उसके मुताबिक ही उसके मैस को कैलकुलेट कर लेगा कि वो कार्बन 12 से कितना कम या ज़्यादा है। हमें इस तरह से मैस पता चल जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रिंट आउट सिस्टम आ जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, और अगर ये पैरेलल अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और अब ये इसके जो MCQs बनते हैं, एक तो ये वैल्यूज़ के प्रेशर की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन कौन क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस क्या है, किस बेस पे वो सेपरेट करती है। और इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं तो वो ये है कि सबसे पहले ये एक रिलेशनशिप है M/E इज इक्वल टू H² R²/2E, पेज 6 के बॉटम पे जो इक्वेशन लिखी है। तो ये M/E जो है मैस, M जो है वो मैस है पॉजिटिव आयन का, E पॉजिटिव आयन पे चार्ज है, H जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो अप्लाई करेंगे, R रेडियस है, जब वो पॉजिटिव आयन बेंड करेंगे सर्कुलर पाथ में तो जो उनका रेडियस है, और E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम अप्लाई करेंगे। अब इसके MCQs के लिए ऐसे है, पहले तो ये बात याद रखनी कि रेडियस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ज़्यादा झुक जाएगा, ज़्यादा मुड़ जाएगा तो उसका सर्कल छोटा बनेगा, और जब वो कंप्लीट सर्कल करेगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर में तो जितना ज़्यादा बेंड कर जाएगा उतना उसका सर्कल छोटा बनेगा, उसका रेडियस भी कम होगा। तो ये रेडियस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कभी वो हमें रेडियस से पूछेंगे, कभी हमें डिफ्लेक्शन पूछेंगे। तो आप एक बात जेन में रख लो, रेडियस जेन में रख लो, और फिर ये जेन में रख लो कि रेडियस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो रेडियस का क्या रिलेशनशिप है, देखो इस इक्वेशन से अगर हम देखें ना तो जो रेडियस है वो मैस ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल e, इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल e जो पॉजिटिव आयन पे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ये इन्वर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस पॉजिटिव आयन का जो वो कर्व पाथ पे मूव करेगा। नीचे फिर एक इलस्ट्रेशन दी है समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड है लास्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड एरो अपवर्ड है, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो रेडियस कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इन्वर्स जो हैं, और डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि डिफ्लेक्शन और रेडियस एक दूसरे के इन्वर्स है। तो वही बात है, समझाने की कोशिश की
कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ करेगी तो रेडियस भी इंक्रीज़ करेगा और डिफ्लेक्शन जो वो डिक्रीज़ करेगी। तो इसमें ये मेन पॉइंट्स इसके ज़हन में रखने हैं। इधर अब आप पेज 7 पे आ जाएंगे हम, और फिर देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो पेज 7 पे क्वेश्चन नंबर है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन है जी कि प्रेशर केप्ट इन वेपराइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज। तो जी वो जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वेपराइजेशन चैम्बर है उसमें प्रेशर कितना जो है वो रखा जाता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें गिवन, इसमें जो अल्फ़ा और बीटा है ये वैल्यूज़ वही हैं जो बुक में गिवन है। वैल्यूज़ ठीक है, 10⁻⁷ टू 10⁻⁶, लेकिन यूनिट्स सही नहीं है। तो पास्कल दिए हुए हैं और एटमॉस्फेयर दिए हुए हैं, बुक में यूनिट्स 10⁻⁷ टू 10⁻⁶ टॉर है, लिहाजा अल्फ़ा और बीटा इसलिए गलत हो जाएंगे। तो वैल्यू सेम है तो यूनिट्स सेम नहीं है। इससे ये सीखना है कि जब कोई ऑप्शन देखनी है तो सिर्फ वैल्यूज़ नहीं देखनी है, वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो भी देखने हैं। चार्ली जो है तो चार्ली जो है उसमें वैल्यू ही ठीक नहीं है, यूनिट्स ठीक हैं। तो डेल्टा इसका आंसर है 10⁻⁷ मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी टॉर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए जो बुक में वैल्यू गिवन है प्रेशर की वो 10⁻⁷ टू 10⁻⁶ टॉर है, बस एक वैल्यू ले ली। तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहीं यूनिट्स चेंज कर दिए, कहीं वैल्यू चेंज कर दी। तो 26 पेज 20 पे देखें जहाँ सोल्यूशन है इसका, तो डेल्टा हो गया इसका आंसर। 27 पे आओ, सर्कुलर बीम इन मैग्नेटिक फील्ड हैविंग लार्जेस्ट रेडियस प्रोड्यूस्ड बाय। अभी ये एक बात हुई है कि रेडियस जो है वो मैस के, जब हम पढ़ रहे हैं इसे, तो जो रेडियस हमारे पास है तो रेडियस का मैस से क्या रिलेशनशिप था। तो रेडियस और मैस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम डिफ्लेक्ट होगा ना, कम बेंड करेगा। कम बेंड करेगा तो उसका सर्कल ज़्यादा होगा, सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो फिर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम आइसोटोप हैं तीनों हाइड्रोजन के। इसमें ट्रीटियम का मैस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसका रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन 7 जो है क्वेश्चन पेज 7 पे ये हमारे पास क्वेश्चन 27, तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं पेज 20 पर, रेडियस और मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 28 पे आओ। अभी 28 जो है ना उसमें कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम बेस्ट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट। तो एक मैस स्पेक्ट्रम गिवन है सामने, मैस स्पेक्ट्रम और रीड आउट सिस्टम से मैस स्पेक्ट्रम के ये रिजल्ट आया। कहते हैं आप बताइए कि ये कौन एलिमेंट हो सकता है। एक तो ये देखो कि इसमें जो है ना वो हमारे पास इस मैस स्पेक्ट्रम में जो एक ही पीक नज़र आ रही है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस है, तो उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो तकरीबन 100% है। तो उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 100% है। तो इसमें इसका मतलब है कि वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, क्योंकि उसमें एक ही आइसोटोप है, 2 पीक तो है नहीं। तो अभी जो ऑप्शन गिवन है 28 की, उसमें अल्फ़ा तो मोनो आइसोटोपिक नहीं है, बाकी जो है ऑक्सीजन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, तो बाकी आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन तीनों मोनो आइसोटोपिक हैं। तो इसमें कौन हो सकता है। तो आप देखो अगर मैस स्पेक्ट्रम, तो जो उसका मैस है वो जो पीक बन रही है वो 19 पे बन रही है। तो इसे स्केल के मुताबिक देखो तो 15, 16, 17, 18, 19 पे, तो 19 जो है मैस फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन इसका जो है ना वो आंसर है। क्वेश्चन 29 और 30 प्रैक्टिस के लिए हैं। 29 जो है ना उसको देखो कि कहते हैं ब्रोमीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। एक ब्रोमीन का आइसोटोप है 79 और एक 81, इन एन अप्रोप्रिएट रेशो 1:1 रेशो। तो दोनों की मतलब अबंडेंस एक ही जैसी है। इन मैस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन Br2 हाउ मैनी पीक्स विल बी द पेरेंट आयन कंटेन। यानी देखो इस क्वेश्चन में ये हमारी बुक से थोड़ा ज़्यादा है, यानी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं लेवल के वो इसे पढ़ते हैं। देखो इसमें हमने असल में क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 29 में कि Br2 प्लस की पीक बताओ कहाँ कहाँ बनेगी।
Br2 की पीक पूछी है, तो इसकी पीक कैसे करेंगे? पेज 20 पे आओ, पेज 20 पे देखो 29। अब Br2 की पीक बतानी है ना, तो Br2 जो है वो Br प्लस Br होगा। तो इसकी जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो पॉसिबल अरेंजमेंट देखिए। तो ये हो सकता है कि दोनों, पेज 20 पे देखो 29 जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो ये हो सकता है दोनों 79 वाले आइसोटोप मिल जाएं। तो जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो ये हैं 79, 81, 81, 71, 81, 81। तो एक तो मैस 3 बनेंगे, 158 पे एक पीक नज़र आएगी, 160 पे नज़र आएगी, 162 पे नज़र आएगी। तो पीक तो 3 नज़र आएगी इसमें Br2 में, उसके मालिकुलर आयन की, Br2 प्लस की। तो मैस स्पेक्ट्रम में पीक 3 बनेंगी, लेकिन जो 160 पे पीक है ना वो बाकी दोनों से डबल होगी। उसकी वजह यह है कि 2 अरेंजमेंट्स हैं जो कि 2 पॉसिबल ऑप्शन हैं जिसमें 160 आ सकता है, तो इसलिए उसकी अबंडेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर आप अगर ब्रोमीन का जो मैस स्पेक्ट्रम है पेज 7 पे अगर आप देखें तो उसमें फिर इसका आंसर जो है 30 का, तो वो आपको नज़र आएगा। 29 क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेल्टा है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 पीक्स हैं। 3 पीक्स तो बीटा में भी हैं, लेकिन उसमें तीनों की रिलेटिव अबंडेंस एक जैसी शो की हुई है, तो ये नहीं होगा। 160 की पीक हाइट में डबल होगी बाकी दोनों से। फिर देखो क्वेश्चन 30 में, तो ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, सिंपल। और वो ये है कि मैं स्पेक्ट्रोग्राफ बताओ जी क्लोरीन का, Cl का, Cl2 का नहीं कहा। तो नीचे अब इसका भी स्पेक्ट्रम दिया, तो Cl के 2 आइसोटोप होते हैं, एक Cl35 होता है, एक 37 होता है। तो चूँकि मैस क्वेश्चन पे भी मेंशन नहीं है तो स्केल पे भी मेंशन नहीं किया क्लोरीन के। तो लेकिन ये हमें मालूम है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं और दोनों की जो अबंडेंस होती है 3:1 होती है। तो सोल्यूशन में देखो पेज 20 पे 30 क्वेश्चन का, तो 35 जो है वो 3 टाइम्स होता है 37 के, तो ये 3:1 रेशो में होंगे। तो 3:1 रेशो में, तो 3 में कौन होगा? 35, और 3 पे 35 हो, 3 टाइम्स होगी उसकी हाइट। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चार्ली बनेगा, क्योंकि 35 में 35 ज़ाहिर है ना पहले आएगा, 37 बाद में आएगा, तो चार्ली में है। डेल्टा में क्या मसला है? उसमें 37 को 3 टाइम शो किया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन दिया हुआ कि बताओ कौन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। सल्फ़र के आइसोटोप्स हैं और सबका मैस डिफरेंट है, तो मैस के साथ क्या रिलेशन है? मैस के साथ हमने पढ़ा था कि मैस और रेडियस एक दूसरे के डायरेक्ट हैं, और यहाँ रेडियस तो नहीं ना पूछा, यहाँ क्या पूछा? डिफ्लेक्शन। तो रेडियस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के इन्वर्स थे, तो फिर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा? तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा जिसका मैस कम है, तो अल्फा ऑप्शन बन गई। तो पेज 20 पे इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। 32 पे आओ, वो कहते हैं किसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या किया है 32 में, ऊपर मैस के हवाले से डिफ्लेक्शन बताइए, यहाँ पे चार्ज के हवाले से डिफ्लेक्शन डिस्कस की है, चार्ज के हवाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो उस आइसोटोप पे चार्ज होगा। तो ये टिन के डिफरेंट आइंस हैं, +1, +2, +3, +4। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा तो वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ये इसका आंसर डेल्टा है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एप्लीकेशन है तो वो भी डिस्कस की हैं कि इसमें हमें रिलेटिव अबंडेंस पता चलती है, इसमें हमें आइसोटोप्स का मैस पता चलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में वो हमसे पूछ सकते हैं। अब आइए पेज 8 पर। तो पेज 8 पर अब हम पढ़ने लगे हैं कि एनालिसिस किसी कंपाउंड का जब करते हैं तो बेसिकली ये एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो टॉपिक है हमारे वो हम पढ़ने। तो देखो इसमें जब हम किसी का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर पाते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले जो है पीरियड पे आप देखें उसको उसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हमें ना ये मालूम करना होता है कि किसी कंपाउंड जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो मतलब इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमें ये जानना है कि उसमें एटम कौन कौन से मौजूद हैं।
जब हम ये जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि उन एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज है। मतलब एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो फिर हम ये देखते हैं कि उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। तो इसमें ना परसेंटेज दो तरीक़ों से पता चलती है। एक तो अगर फार्मूला नोन हो, मतलब कंपाउंड का फार्मूला हमें पता है, तो फिर ME जो लिखा है फर्स्ट लाइन में, इसका मतलब मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 100। फिर तो ये ऐसे करेंगे, मतलब वाटर में हाइड्रोजन का हमने परसेंटेज बतानी है, तो हाइड्रोजन का मैस वाटर में 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेकिन अगर अननोन कंपाउंड हो तो फिर हम उसके अंदर एलिमेंट की परसेंटेज कंबस्चन एनालिसिस से मालूम करते हैं। और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है, तो ये अननोन कंपाउंड का कैलकुलेट करना है, अननोन कंपाउंड का। तो उसके लिए फिर हम पहले कंबस्चन एनालिसिस के ज़रिए से परसेंटेज फाइंड करते हैं एलिमेंट्स की। तो जब परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं तमाम एलिमेंट्स की, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं, उनकी सपोज हमें परसेंटेज पता चल गई, तो फिर अगले स्टेप में उनके ग्राम एटम फाइंड करते हैं। ग्राम एटम मोल को कहते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं? जो किसी की परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। सपोज कार्बन की परसेंटेज जो फाइंड होगी उसको हम, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उससे डिवाइड कर देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी कंबस्चन एनालिसिस से पता चली, उसे 1.008 से डिवाइड कर देंगे। जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी उसे 16 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम सबके ग्राम एटम फाइंड कर लेंगे। फिर हमने इसकी एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। एटॉमिक रेशो कैसे मालूम करते हैं? जब ऊपर सबके ग्राम एटम फाइंड कर लिए हैं, ग्राम एटम मालूम कर लिए हैं, तो जो सबके ग्राम एटम्स का आंसर आया है उसमें से जो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, आप सपोज करें कि ये कार्बन की ग्राम एटम 6 आ गए, हाइड्रोजन के जो ग्राम एटम जो हैं वो 3 हैं, ऑक्सीजन के 9 हैं, तो हम ये करेंगे कि अब इन सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। 6 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 3, 9 को 3। तो इस तरह से जो सबके ग्राम एटम आ जाएंगे उसमें से जिसका आंसर ग्राम एटम में सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर देंगे और हम एटॉमिक रेशो मालूम कर लेंगे। जो एटॉमिक रेशो आ जाएगी वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। मतलब अगर आंसर आ गया एटॉमिक रेशो में कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये C2H3 इसका फार्मूला बन जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला जब मालूम होगा, मतलब जो एटॉमिक रेशो फाइंड हो गई, कार्बन की एटॉमिक रेशो अगर 3 आई है तो कार्बन के नीचे 3 लिख देंगे, ये लिखा हुआ कि सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन की जो है तो और ऑक्सीजन की जो है, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। और उसके लिए हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n कोई इंटीजर है। n कैसे पता चलता है? n ऐसे पता चलता है कि जो मोलर मैस है, जो गिवन होता है मोलर मैस, इसको एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मैस क्वेश्चन में गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैस, जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने ऊपर मालूम किया है, वहाँ से हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड कर लेंगे। और जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड करेंगे उससे डिवाइड करके मोलर मैस को, तो n कोई नंबर आ जाएगा, कोई डिजिट आ जाएगा, उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। कंबस्चन एनालिसिस में जो है तो क्लासिकल सा मेथड है, इसको रिप्लेस अब किया गया गैस क्रोमेटोग्राफी से। अगर कभी कोई ये पूछे कि आप ये बताइए कि मॉडर्न मेथड जो है इसका क्या है, तो हम बदलेंगे कि वो गैस क्रोमेटोग्राफी है। तो इसमें हम यही करते हैं कि कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जब उसकी कंबस्चन करते हैं तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगी, साथ में कुछ हीट या कुछ और प्रोड्यूस होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% KOH में या कोई और स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एसिडिक है तो किसी स्ट्रॉन्ग बेस में से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो वाटर है उसको MgClO4, मैग्नीशियम परक्लोरेट या सॉलिड का कैल्शियम क्लोराइड लेके उसमें हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो
KOH के, यानी जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन की उसमें वो कार्बन सब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने QH में जो है वो ट्रैप कर लिया, वो उसमें डिज़ोल्व हो गया, तो KOH के मैस में जो इंक्रीज़ होगी उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट के मैस में इंक्रीज़ होगी उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वाटर का मैस कितना है। तो ये W2 माइनस W1 का मतलब ये है, एक्सपेरिमेंट से पहले KOH का जो मैस था उस लिड के अंदर जिसमें KOH मौजूद है, और जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गई तो तब उसका जो मैस है, तो W2 जो है वो बाद वाला मैस है फाइनल, और W1 उसका पहला मैस है। तो इनका डिफरेंस हमें बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई। और इस तरह से मैग्नीशियम पर क्लोरेट के वेट में जो डिफरेंस है उससे हमें वाटर का मैस पता चल जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने मालूम करनी है। तो वही फार्मूला, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने कंबस्टन की है उसका ये वेट है, और 12/44 × 100। इसी तरह से परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम करनी है, तो वेट ऑफ वाटर इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 2.016/18 × 100। यानी एक्सपेरिमेंट से हमें दो ही बातें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस चाहिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी कंबस्टन की है उसका मैस, और वाटर का मैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मैस वही रहेगा। ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी हो तो वो इस तरह से करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, मेथड विद डिफरेंस से। 100 में से कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस कर देते हैं ऐड करके, तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आती है। इस एक्सपेरिमेंट में हम जो है वो कॉपर ऑक्साइड जब यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो कंबस्शन एनालिसिस का डिवाइस है, तो हमारी बुक में तो, टेक्स्ट बुक में तो नहीं करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो किस लिए करते हैं? तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर किसी की कंबस्शन कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो मुकम्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं हुआ है, तो फिर हम इस तरह से करते हैं कि उसे जो है वो कॉपर ऑक्साइड की वायर गॉज वहाँ पे रखते हैं, कंबस्शन को कंप्लीट करने के लिए होता है। अच्छा, इसमें ये बात कि फॉर 1 हाइड्रोजन एटम हाफ इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, यानी ये इसका मतलब ये है कि वाटर जो प्रोड्यूस होगा, तो जितना वाटर प्रोड्यूस होगा ना उससे डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। अब देखो ना, वाटर का फार्मूला है H2O, तब एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए ना। तो जितने वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम 2 हैं, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसका मतलब है कि 1 कार्बन एटम है। तो फिर देखो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है कि ये दोनों आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के लिए अप्लाई होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सिर्फ कोवलेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर एक और MCQ यहाँ पे बनता है कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ये फिजिकल चेंज होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है KOH में तो ये केमिकल चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड KOH से केमिकली रिएक्ट कर जाती है। तो वाटर जब मैग्नीशियम परक्लोरेट में डिज़ोल्व होता है तो ये सॉल्युबिलिटी है, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो जनाब अब पेज 9 पे आइए। पेज 9 पे देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन हैं कि इनको हम कैसे, ये भी MCQs के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे हमसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस ऑफ विच कंपाउंड कैन नॉट बी कैरिड आउट टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए कंबस्शन एनालिसिस जो है, इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ग्लाइकोल है, यूरिया है। तो कंबस्शन एनालिसिस जो है ना, ये यूज़ होता है टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन 3 के अलावा कोई और एलिमेंट जो है ना, उसका कंबस्शन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला नहीं मालूम किया जा सकता। तो फिर यूरिया जो है डेल्टा, उसमें चूँकि नाइट्रोजन है, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हमें कंबस्शन एनालिसिस, नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें नहीं बताएगा। तो फिर 33 जो है, अब आप पेज 20 पे भी देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, यूरिया का फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें नाइट्रोजन है, इसलिए उसकी परसेंटेज यहाँ नहीं पता चलेगी, तो आंसर डेल्टा है।
34 में देखो हमें वो कह रहे कि सब्सटेंस है, अननोन है कोई एक्स, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें प्रोवाइड कर दी, कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो कैसे करेंगे? पेज 20 पे देखो इसका सोल्यूशन। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये परसेंटेज दी है ना, तो अभी जो हमने पीछे स्टेप्स पढ़े थे, तो जो अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो जो कार्बन की परसेंटेज है उसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। अब ये जो रेशो आ गई ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ये फर्दर सिंपल तो नहीं हो रही, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये फिर एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O बनेगा, तो ये ऑप्शन बी बन गई हमारे पास। तो जो परसेंटेज हमें देंगे उनको एटॉमिक मास से डिवाइड करके तो एटॉमिक रेशो मालूम कर लेंगे हम, और वो अगर सिंपल है, अगर सिंपल नहीं है तो उसे फर्दर सिंपल कर लें, अगर सिंपल है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 35 में देखो क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका कैसे है, कहते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया इज। अब कुछ नहीं, कोई परसेंटेज नहीं दी किसी की, कोई एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बताया, कहते यूरिया में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की इकट्ठी परसेंटेज बताओ। तो आसान है, इसको देखो पेज 20 पे देखो, यूरिया के अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन की 46% होती, फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी पढ़ते हैं हम। तो नाइट्रोजन के अलावा इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद हैं। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो फिर ये तीनों मिलके 100 में से 46 माइनस कर दें तो 54 तीनों हो जाएंगे। तो 35 का आंसर फिर डेल्टा हो गया। 36 में वो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन है एक। अभी हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस कैसे कैसे किए जा सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 25% हाइड्रोजन, द एम्पिरिकल फार्मूला इज। तो जो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला है वो, तो देखो 25% हाइड्रोजन की मीनिंग क्या है कि उसमें जो हाइड्रोजन है ना उसका जो मैस है वो मॉलिक्यूलर मैस का 1/4 है। हाइड्रोजन का जो मैस है वो मॉलिक्यूल के अंदर उसके एम्पिरिकल फार्मूला उसका 1/4 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बताना, हाइड्रोजन कंटेन्स, हाइड्रोकार्बन है उसमें 25% हाइड्रोजन है। तो सोल्यूशन देखो पेज 20 पे। 36 मीथेन देखो उसका टोटल मैस 16 है, 16 का 1/4 लें, 1 तो 4 बनता और उसमें हाइड्रोजन 4, उसका मैस 4 ही है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 37 में देखो हमें परसेंटेज दी है कंपाउंड की और नीचे फार्मूला देने के बजाय उसका नाम दे दिए हैं जैसे ऊपर प्रैक्टिस की है। तो फिर दोबारा 37 का सोल्यूशन देखो पेज 20 पे। तो इसमें सबकी परसेंटेज को हमने उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया है, तो ये C6H12O है। तो अब ये जो फार्मूला है, इतने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइक्लोहेक्सानोल में है। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया नेम देके। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है ना, साइक्लोहेक्सानोल जो है ये बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। उसमें ही इतने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये फर्दर सिंपल नहीं हो सकता। 38 में कहते हैं किसका एम्पिरिकल फार्मूला CH3O है, नीचे नेम गिवन है। तो सोल्यूशन पे देखो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उससे फिर सबके एम्पिरिकल फार्मूला बनाए गए हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशो को सिंपल करके। तो इसमें जो CH3O है वो इथिलीन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला जो वो बन रहा है। अभी देखो 39 में बेंजीन हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन विथ। तो देखो इसमें जो बात समझानी है वो सिंपल एक है कि 39 में कि कंपाउंड्स विच हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन। यानी ये वो क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे कि किसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बेंजीन जैसा है, तो किसका मतलब ऐसे पूछना कि किसका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन जैसा है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसकी परसेंटेज कंपोजिशन बेंजीन जैसी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी की तभी मैच करती है जब उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मैच करे। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है और एथाइन का भी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एथाइन C2H2 को कहते हैं, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH है। तो बेंजीन और एथाइन का सेम एम्पिरिकल फार्मूला है, सेम परसेंटेज कंपोजिशन होगी। 40। अब ये एक और तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वो कहते हैं कि देखो एक कंपाउंड है उसमें सल्फर 50% है, ऑक्सीजन 50% है, एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। आप सिंपल ये करें, सोल्यूशन पे देखो
पेज 20 के क्वेश्चन 40 पे SO2 को इग्नोर करो। तो देखो जैसे मतलब SO है, एक तरफ सल्फ़र लिखा है, एक तरफ ऑक्सीजन लिखी, तो सल्फ़र 50% है, ऑक्सीजन 50% है। तो इसमें सल्फ़र के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, इसको सिंपल किया तो जो सल्फ़र और ऑक्सीजन की रेशो बनी 1:2 की बनी। तो कौन सा फार्मूला है जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन 1:2 की रेशो में है, तो वो फिर बीटा बन गया हमारे पास। यानी जो हमें परसेंटेज दी है, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके तो हम उनकी मोल रेशो फाइंड कर लेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो जनाब अब क्वेश्चन 41 देखो और इधर पेज नंबर 21 पे आ जाए। पेज नंबर 21 जो सोल्यूशन का है, तो अब पेज 21 पे हम देखते हैं। तो इसमें देखो वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दोबारा दिया एक और तरह से कि कोई कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 7 और 4 की रेशो में। अच्छा 7 और 4 की रेशो में, परसेंटेज बोल दें रेशो बोल दें एक ही बात है। तो 7 4 में एटॉमिक मास से डिवाइड करके उनके मोल्स में रेशो फाइंड कर ली, एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ग्राम एटम बन गए, सिंपल किया तो ये 2:1 रेशो बन गई। तो 2:1 रेशो जो वो अल्फा हो गया। क्वेश्चन 42 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। तो सिंपल है ये, तो अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 3 होती है, टोटल मास अमोनिया का 17 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये डेल्टा बन जाएगा हमारे पास। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहते हैं 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होगी। तो ये 43 है। 43 का सोल्यूशन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितनी होती, 40 होती। तो 10 में कितनी होगी, तो उसको सॉल्व कर लिया यूनिटरी मेथड से, तो वो 4 हुई। तो 10 के अंदर जो है ना ये 4 बनेगी हमारे पास अब उसकी परसेंटेज 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। तो अभी 44 देखो, कहते हैं एक एम्पिरिकल फार्मूला है कंपाउंड का CH2, उसका 1 मोल का मास यानी मोलर मास भी दे दिया 42। कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। पहले मालिकुलर फार्मूला बोलते थे, अब स्ट्रक्चर फार्मूला बोल दिया है। मालिकुलर फार्मूला होगा तो उसी से स्ट्रक्चर का अंदाज़ा होगा ना, ये स्ट्रक्चर फार्मूला से मालिकुलर फार्मूला का ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो मालिकुलर फार्मूला की जगह स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोल सकते हैं, इसमें ये सिखाना है। 44 देखो, तो 44 में सोल्यूशन देखो पेज 21 पे। तो एम्पिरिकल मास जो बनेगा CH2 का 14 हो गया, मोलर मास गिवन है, n की वैल्यू 3 आ गई। जब CH2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालिकुलर फार्मूला C3H6 बना। तो आप इस ऑप्शन में देख लो कि C3H6 किसका फार्मूला बन रहा है, तो 44 में ये बीटा बन जाएगा। 45 देखो, थोड़ा और एक और तरीके से प्रैक्टिस की है इसकी। वो कहते हैं ये मत देखो कि एक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें उन्होंने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोवाइड कर दिए कितने कितने हैं, कि वाटर 0.72 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड 3.02 ग्राम है, 8 ग्राम है। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। तो अब आओ सोल्यूशन देखो 45 का। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमें गिवन है उनके मालिकुलर मास से डिवाइड कर दिया। मालिकुलर मास से डिवाइड कर दिया तो उनकी एटॉमिक रेशो फाइंड कर ली, उनकी मोल रेशो फाइंड कर ली। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 7 है और ये वाटर 4 मोल बने। अभी हमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल बनता है और 2 हाइड्रोजन से एक वाटर बनता है। यानी जितना वाटर बनेगा हाइड्रोजन उससे डबल होंगी कंपाउंड के अंदर, और जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो वाटर से हम हाइड्रोजन एटम का अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो डबल होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास मोल बनेंगे उतने कार्बन के मोल होंगे, जितने वाटर के मोल होंगे हाइड्रोजन के मोल उससे डबल होंगे। तो फिर ये 7 4 7 8 इस तरह से हो जाएगा और उसका एम्पिरिकल फार्मूला 7 8 हो जाएगा। अब आओ पेज 10 पे आइए। पेज 10 पे देखो, इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को ग्राम एटम भी बोलते हैं, ग्राम मालिक्यूल भी बोलते हैं, ग्राम आइन भी बोलते हैं, ग्राम फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये इसको समराइज किया है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखो जैसे दरमियान में मोल लिखा हुआ है, तो मोल
अब ऊपर लिखा हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एरो से ये पता चल रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाएंगे, अगर मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर राइट पे देखो मैस लिखा हुआ मोल, मोल को मोलर मैस, अगर मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाएंगे, और मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैस बन जाएंगे। तो ये सब इंटर कन्वर्जन जितनी पॉसिबल है वो यहाँ पे दे दी है और ये बता दी है। अभी देखो जैसे इसमें जो बात जो मतलब बुक में ज़्यादा वाजे नहीं है वो ये डेंसिटी वाली होगी कि डेंसिटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर डेंसिटी को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें, जिस सोल्यूशन की डेंसिटी है उसमें मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंसंट्रेशन बन जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन को डेंसिटी को मोलर मैस से, हाँ नहीं मैं से दोबारा बोल देता हूँ, डेंसिटी को अगर मोलर मैस से डिवाइड कर दें तो कंसंट्रेशन बन जाएगी, और कंसंट्रेशन को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी बन जाएगी। तो ये कैसे वॉल्यूम से मोल बन सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन सकते हैं, तो इसको खुद भी लिख के एक दफ़ा प्रैक्टिस करो सारे सब फार्मूला। मैं एक लाइन में आसान करके बोलता हूँ। देखो अगर हमें मैस गिवन है ना तो हम उसे मैस मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं तो मोल बन जाते हैं। अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम उसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मोल बन जाते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसे हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो मोल बन जाते हैं। तो जो चीज़ हमें गिवन है, मैस गिवन है तो मोलर मैस से डिवाइड, वॉल्यूम गिवन है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड, अगर पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, तो उसी के मुताबिक जो हैं वो फिर उसके मोल बन जाएंगे। तो एक तो ये इसकी थोड़ी आप लिख के इन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इसके सामने रख के जो सारा डेटा है, और नीचे पे मोलर वॉल्यूम भी दे दिया है। तो मोलर वॉल्यूम जो है जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस होता है, तो इसमें ना अगर तो एसटीपी पे लें तो किसी भी गैस का एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, और अगर 1 मोल नहीं हो, 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, 5 मोल हो, हाफ मोल हो, 1/4 हो, 1/8 हो, तो उससे एक रिलेशन बना लिया ताकि एक रेडी रेफरेंस के लिए कुछ ज़हन में रहे और कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो और कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब यही किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम अगर हम आरटीपी पे लें, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लें, तो फिर उसकी वैल्यूज़ का एक डाटा अलग से प्रोवाइड कर दिया। तो वो जो अलग से बता दिया कि रूम टेम्परेचर पे 1 मोल का वॉल्यूम 24 होता है, और नंबर ऑफ और 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 होता है। तो जैसे ही अगर मोल चेंज हो रहे हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम कैसे चेंज होगा ये मेंशन कर दिया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेंगे। तो इधर पेज नंबर 11 पे आ जाएं। पेज नंबर 11 पे अब देखो क्वेश्चंस हैं, 46 है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो है वो कहते हैं 4.5 ग्राम वाटर है, तो मतलब बताया उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं, मालिक्यूल्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। तो पहली वाली जो ऑप्शंस हैं 1, 0.5, 0.25 और 1.25, तो उससे हमें मोल के लिए है वो। तो मोल कैसे फाइंड करते हैं, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं। सोल्यूशन देखो पेज 21 पे। तो मोल जो हैं इसका जो 4.5 मैस गिवन है 4.5 ग्राम, वाटर के मोलर मैस से डिवाइड किया तो 0.25 मोल बन गए इसके। मालिक्यूल फाइंड करने हो तो मोल्स को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर एटम्स फाइंड करने हो तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी होता है। तो वाटर में 3 एटम होते हैं, उसकी एटॉमिसिटी 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करती है। तो ये इससे ये सीखना है कि किसी के मोल कैसे फाइंड करते हैं मैस के साथ, मालिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं और एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर ये इसके आंसर जो सेकंड ऑप्शन है ना उसमें मालिक्यूल जो हैं वो हमारे पास अल्फ़ा हैं, और जो एटम्स अगर पूछेंगे तो उसी में चार्ली हैं। फिर देखो वो कहते हैं कि 7.5 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 5.6 dm³। कहते गैस बताएं, गैस हम कैसे बता सकते हैं, ज़ाहिर उसका मोलर मैस अगर हम फाइंड कर लें। तो अब हमें मैस गिवन है
और साथ में वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम गिवन है और हमने उसका मोलर मैस फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, इसमें ना एक बात क्वेश्चन 47 से करते हुए हमेशा याद रखो कि जब भी हम इस तरह का कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो जो चीज़ अननोन, मतलब पहले ये सोच लो कि अननोन क्या है और नोन क्या है। तो जो भी बात अननोन होती है जिसे हमने मालूम करना होता है, अननोन जो है वो हमेशा राइट साइड पर रखते हैं, आसान हो जाता है। तो अब हमने मैस फाइंड करना है, तो मैस को अब पेज 21 पे आओ, देखो तो जो रिलेशनशिप बनाते हैं, एक तो नोन और अननोन में रिलेशनशिप बनाते हैं और अननोन को राइट हैंड साइड पर रखते हैं। तो अब ये 5.6 जो है ना हमारे पास डीएम क्यूब उसका वॉल्यूम है और इसका जो मैस है वो 7.5 ग्राम बन रहा है। तो 22.4 डीएम क्यूब जो है एसटीपी पे, उसका मैस कितना बनेगा? तो यूनिटरी मेथड से अप्लाई करके तो ये 30 बना। तो 30 मैस, अब ये देखो जो गैसेस हमें गिवन है उसमें से 30 मैस किसका बनता है? तो ये फिर NO का बन रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 48 देखो, विच गैस पोजेसेस, अब वो कहते हैं ये इतनी डेंसिटी है, तो इतनी डेंसिटी किस गैस की होगी एसटीपी पर? तो इसका सोल्यूशन देखो, डेंसिटी जो होती है पेज 21 पे देखो तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती, तो मैस जो होता है वो, तो ये तो रिलेशन हो गया। अब पीछे जो पेज 10 पे हमने तो वो अभी पढ़ के आए हैं, तो उसमें आपको ये बताया था कि अगर डेंसिटी को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका मोलर मैस बन जाता है। डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से तो ये उसका नाम आपका मैस आ जाएगा। इसमें ये हिंट याद रखना है, यही यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो तो डेंसिटी गिवन है और ये जो 48 है क्वेश्चन, इसमें एसटीपी पे बात हो रही ना, तो ये जो डेंसिटी है इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और मोलर वॉल्यूम जो है एसटीपी पे किसी गैस का वो 22.4 होता है। तो 1.25 को जब 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उसका मोलर मैस आ जाएगा। तो ये जब आ जाएगा हमारे पास तो ये इसका आंसर जो वो 28 बनेगा। तो ये आप कैलकुलेट करना, तो 48 का आंसर अल्फा हो गया। 49 में आओ कि 1 मोल ऑफ CH4 है तो इसमें क्या क्या मौजूद होंगे। तो 49 का सोल्यूशन देख लो। तो इसमें अब देखो एक दफ़ा जब हम किसी को 1 मोल कह देते हैं ना तो उसमें मतलब CH4 को हमने 1 मोल कंसिडर कर लिया, तो अब इसमें कार्बन का 1 मोल है, H के 4 मोल हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी हम मोल समझेंगे, जितने प्रोटॉन हैं उसको भी मोल समझेंगे। तो CH4 में टोटल 10 प्रोटॉन होते हैं 1 CH4 मॉलिक्यूल में, 1 मोल में नहीं। तो अगर हम कहेंगे ना 1 मोल CH4 तो उसमें प्रोटॉन जितने भी इसके अंदर CH4 में वो भी उतने मोल्स बन जाएंगे। अब हम कहेंगे कि 1 मोल CH4 में 10 मोल प्रोटॉन है, तो 1 मोल CH4 में 10 मोल प्रोटॉन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ना वो डेल्टा बनेगा। तो अल्फा में 12 ग्राम एटम लिखा हुआ है, ग्राम एटम मोल को कहते हैं। तो 1 मोल CH4 में 12 मोल कार्बन तो नहीं है, वो तो 1 मोल कार्बन है क्योंकि कार्बन की तादाद 1 है। तो इस तरह से इसकी करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगी। मैं एक दफ़ा बोलता हूँ कि देखिए जब किसी को आप 1 मोल कंसिडर कर लेते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ फिर मोल ही कहलाएगी। उसमें कंपाउंड के अंदर जितने किसी के एटम होंगे, मीथेन में जितने कार्बन के एटम हैं उतने कार्बन के मोल हैं, मीथेन में जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उतने हाइड्रोजन के मोल हैं, मीथेन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने मोल इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ऐसे करते हैं। 50 को देखो, कहते हैं 20 ग्राम SO3 में बताओ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने 20 ग्राम SO3 में उतने किस्में हैं। मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स की तादाद तब सेम होगी, पेज 21 पे आंसर देखो, जब किसी के मोल इतने होंगे। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो 20 ग्राम है उसके हमने मोल फाइंड किए हैं, 80 से डिवाइड किया है, 80 SO3 का मोलर मैस है, तो ये 1/4 मोल बन गए। अब जब किसी और के भी इतने मोल होंगे तो उसमें भी मॉलिक्यूल इतने होंगे। जब भी कभी ये देखना हो कि एटम सेम है, मॉलिक्यूल सेम है या कोई और चीज़ सेम है, पार्टिकल्स, तो आप देख लो जिसके साथ मोल सेम है उसी के साथ पार्टिकल्स जो हैं वो भी जो है वो सेम होंगे हमेशा। तो 50 को इस तरह से सॉल्व किया है, तो ये 0.25 मोल या 1/4 मोल बने SO3 के।
तो SO2 के भी 1/4 मोल बनेंगे। 51 में 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.24 DM³ ऑफ हाइड्रोजन एट STP। एक ही कंटेनर में ये दोनों गैसेज हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखो, तो हमें वो कहते हैं कि आप बताओ इसमें टोटल मालिक्यूल्स कितने हैं। आप पहले देख लो टोटल मोल कितने बनते हैं। तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 0.1 मोल, मोलर में ऐसे डिवाइड कर दिया, और 2.24 DM³ का मतलब भी 0.1 मोल है, क्योंकि 22.4 DM³ का मतलब होता है 1 मोल और 2.24 का मतलब हो जाएगा 0.1 मोल। तो टोटल मोल हो गए 0.2। इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये फिर 1.2 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स बन गए टोटल। तो ये ऑप्शन बी हो गई। 52 में देखो, mass of calcium present in calcium nitrate that contains 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे कि पहले ये ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया। हमें कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर हमें नाइट्रोजन का मैस गिवन है और कैल्शियम का मैस पूछ लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट में अगर नाइट्रोजन 42 ग्राम हो तो उस वक्त कैल्शियम कितने ग्राम होगी। तो 21 पे देखो इसका सोल्यूशन कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन और कैल्शियम में रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन जो है कैल्शियम नाइट्रेट में 28 ग्राम है क्योंकि N2 है, और कैल्शियम उसमें 40 है। तो ये रिलेशनशिप हो गया कि कैल्शियम नाइट्रेट में अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन होगी तो कैल्शियम 40 होगा। तो अब इसको उन्होंने कहा अगर ये 42 ग्राम हो तो यूनिटरी मेथड से कर लिया तो वो 60 ग्राम बन गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर देखो 53, और इधर जो है ना जो सोल्यूशन का पेज है अब उसके आप पेज 22 पे आ जाए। तो कहते हैं बताओ कि मैग्नीशियम का मैस दैट विल रिएक्ट विद 250 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कि मैग्नीशियम का कितना मैस होगा कि अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के इतने वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी 1 मोलैरिटी के सोल्यूशन से रिएक्ट करें। पेज 22 पे देखो इसका सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चन का कैसे करते हैं। इक्वेशन गिवन है, सिंपल, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन बन गई। इक्वेशन के अंदर मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल में जो रेशो है वो 1:1 की रेशो है। अब मोलैरिटी देखो वो होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम इंटू DM³। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हम पहले मोल देख लेते हैं कितने हैं, जो डाटा हमें दिया हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोल अगर फाइंड करने हैं तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलैरिटी उसकी 1 है, वॉल्यूम उसका 250 दिया था, हमने उसको DM³ में चेंज कर लिया है क्योंकि इस मोलैरिटी वाले वॉल्यूम फार्मूला में वॉल्यूम हमेशा DM³ में होना चाहिए। तो ये 0.25 DM³ है। तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल हो गए 0.25। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड के मोल 0.25 हैं तो मैग्नीशियम के भी इतने मोल चाहिए 0.25। तो चूंकि उन्होंने मोल नहीं पूछे हैं, मोलर मैस पूछा है, तो 0.25 को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उससे वो हमें मैस पता चल गया है कि मैग्नीशियम का मैस 6 ग्राम आएगा। 54 पे देखो, क्वेश्चन 54 जो है पेज 11 पे, तो हमें कहते हैं मैस इन ग्राम्स ऑफ 0.25 मिलीमोल्स ऑफ O3। थोड़ा पजल करने के लिए या थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे किया कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। देखो ओजोन का जो मोलर मैस है, सोल्यूशन देखो 22 पे, इसमें 54 का, तो पेज 22 पे, तो मिली मोल का मतलब होता है 10⁻³ मोल, और 0.25 मिली मोल का मतलब है कि 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो हमने ओजोन के 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स का मैस बताना है, तो उसके एक मोल का मैस 48 होता है। तो ये हमारे पास भी चार्ली आंसर बन जाएगा। 55 में देखो हमें कह रहे हैं कि ये 3 × 10⁻⁻ जो है वो -21 मोल हैं अमाइनो एसिड के, और उसका मोलर मैस भी गिवन है। कहते हैं मालिक्यूल बताओ। देखो आपने अगर मोल गिवन है और मालिक्यूल फाइंड करने हैं तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। इसमें बस कन्फ्यूजन ये की कि मोलर मैस प्रोवाइड कर दिया, वो यूज़ नहीं होना इसमें। आपने ये याद रखना है कि अगर मोल गिवन है और आपने पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है, एटम हो मालिक्यूल हो, तो आपको अगर मोल गिवन है तो मालिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये चार्लीस का आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं।
और हमने आज जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, हमने कंबस्शन एनालिसिस, अम्पेलिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट और मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। एक से ज़्यादा दफ़ा इनको खुद ट्राई करें और जो सॉल्यूशन को सामने रखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। इसको कल फिर यहाँ से लेके चलेंगे। थैंक यू।